हाँ देखिए, इन्होंने सही बताया। जो मशीन माने गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में क्या अंतर है जी? एमीटर से आप ये बता लगा सकते हैं कि विद्युत धारा कितनी है, लेकिन कौन से दिशा में ये पता नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है जी? स्टेबलाइजर देखे हो पुराने जमाने का? पुराने जमाने का स्टेबलाइजर नहीं देखे हो जी? उसमें इस तरह का सुई रहता था, याद करो। अब वोल्टेज जब अप डाउन होता था तो क्या करता था जी? सुई अप डाउन करता था। अब यहाँ देखिए जरा, मान लीजिए किसी वायर में आप पता करना चाहते हैं कि करंट कितना है और किस दिशा में है, तो ये सुई को देख लीजिए आप। अगर सुई इधर भागा मतलब इस दिशा में है, सुई इधर भागा मतलब इस दिशा में। तो यहाँ करंट का मात्रा के साथ साथ क्या पता लगा रहे हैं? दिशा भी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का चिन्ह क्या होता है जी? देख लीजिए भाई, गैल्वेनोमीटर का चिन्ह क्या होता है? फिजिक्स में ऐसा कहीं भी अगर बना हुआ दिख जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है? गैल्वेनोमीटर। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हम्म अ, हम्म बैटरी के प्लस से प्लस जोड़ना है, माइनस से माइनस जोड़ना है, ठीक है। मान लो आगे जा रहा है करंट, तो सुई इधर दिखाएगा। अब मान लो माइनस में प्लस जोड़ दिया, प्लस में अगर माइनस, तो सुई इधर दिखाएगा, करंट का पलट जाएगा दिशा। ठीक, ये आएगा परीक्षा में, आपको लग रहा है देर नहीं आएगा? अगला टॉपिक क्या है जी? अगला टॉपिक है आपका व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन नियम। अब देखिए जो, अब जरा देखिए, ये पहली बार आपने सुना है, इसका नाम क्या आ चुका है जी? एक बार याद करो। आ चुका है जब संधारित्र यानी कैपेसिटर पढ़ा रहे थे, आया था ना जी? अब लिखना बंद कीजिए, यहाँ देखिए, यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, देखिए व्हीट स्टोन सेतु, सेतु का मतलब क्या है जी? सर्किट। अरे परिपथ को ही क्या कह रहा है? सेतु। ये देखिए 4 वो हमने रजिस्टर बना दिया जी, याद आ रहा है जी? और ये 5वां रजिस्टर। अब ये जो 5वां रजिस्टर है उसका समानांतर दिशा क्या होगा? ये वाला। लंबवत दिशा क्या होगा? ये वाला। तो जरा देखिए, बैटरी हम कहाँ जोड़े हैं, जरा देख कर बताइए, बोलिए जी। बैटरी जो हमने जोड़ा है कितना वोल्ट का जोड़ा है जी? भी वोल्ट का। वो हमने 5वें रेजिस्टेंस के समानांतर जोड़ा है कि लंबवत? लंबवत। तो ऐसा कहीं भी दिख जाए फिजिक्स में, कहीं भी, तो उसका नाम क्या होगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी आपको ये सर्किट याद करना होगा, ठीक है जी? कहीं भी दिख जाए तो इसको किस नाम से पुकारना है? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए किसी किसी किताब में आप देखिएगा 5वां रेजिस्टेंस न दे के वहां पे क्या लगाया होगा? गैल्वेनोमीटर। अब जरा बताइए, गैल्वेनोमीटर भी तो पदार्थ से न बना है जी, तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? कितना मान लिए बताइए? बस
ये भी क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। बात खत्म। अब इसमें नियम क्या है, ठीक, ये तो ब्रिज हो गया। अब नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो नियम देखिए क्या है जी। नियम कह रहा है कि यदि R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के बराबर हो जाए, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो जाए, बराबर, तब IG का मतलब क्या है जी, गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है उसको हमने किस नाम से पुकारा है, IG। जैसे पहले I1 I2 I3 लिख रहे थे, अब हमने क्या लिख दिया, IG। IG का मतलब है गैल्वेनोमीटर में गया हुआ धारा। तो यदि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है तो IG का मान कितना हो जाएगा, 0। IG का मान कितना होगा, 0। कुछ किताब में ऐसा लिखा है, यदि IG बराबर 0 है तब प्रतिरोध का अनुपात बराबर हो जाएगा। आप जरा बताइए, ये वाला नियम और ये वाला नियम एक ही है कि अलग अलग है, देख के बताइए। एक ही है, कहने का स्टाइल क्या है, अलग अलग। यानी ये नियम क्या कह रहा है जी, कि यदि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर हो जाए तो बीच में आप कुछ भी लगाए हो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, गैल्वेनोमीटर का सुई हिलेगा कि नहीं हिलेगा, भाई करंट 0 हो गया तो कहाँ से हिलेगा। या इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर इस तरह के सर्किट में बीच वाला काम ना करे, इसका मतलब जरूर ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा। अच्छा कुछ किताब में ऐसा भी लिख देता है, देखिए जी, तो बताइए ये भी वही बात है कि अलग बात है, बोलिए। अरे भैया इसी को ऐसे काहे नहीं लिख सकते हैं भैया, देखो ये कब होगा, जब अनुपात ऐसा होगा तभी ना वैसा होगा। तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो बात बराबर है कि अलग है जी, बराबर है। तो आपको दोनों चीज हमने बता दिया, क्या क्या जी, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और व्हीटस्टोन का नियम क्या है। अब जो है एग्जाम में क्या कहेगा जी, परीक्षा में बोलेगा कि व्हीटस्टोन का जो नियम है उसको सिद्ध कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। यानी ये नियम क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, प्रूफ। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, प्रूफ। अब देखिए प्रूफ करने के लिए ये नियम अगर सिद्ध करना चाहते हैं आप, तो आपको केवीएल का उपयोग करना होगा। केवीएल पढ़ा चुके हैं ना जी। अब केवीएल में भी दो नियम, पहला वाला मेथड और दूसरा वाला। तो यहाँ दूसरा लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ कौन सा लगाना होगा, पहला। पहला में क्या होता है जल्दी बताओ, पहला में पहले वितरण करना पड़ता है, फिर चलने का दिशा। तो वितरण करवाइए, करवाइए वितरण। वितरण ये पहली बार सर्किट थोड़ा है जी, इसी टाइप के सर्किट में तो वितरण हम आपको सिखाए थे। तो मान लीजिए कि बैटरिया से कितना धारा निकला, जल्दी बोलो आई। अब ये कितने रास्ता में बढ़ जाएगा, तो मान लो इसमें कितना घुसा, इसमें कितना गया। अब देखो I1 यहाँ जा रहा है ना, उसमें से कितना निकल गया, अरे भैया यहाँ I1 जा रहा है जिसमें कितना निकल गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG। तो जो बचा वही ना इसमें जाएगा जी, नहीं आया जी समझ में। मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है जिसमें 4 एम्पियर इसमें घुस गया, तो बचा कितना, 10 जा ही रहा था, 4 इसमें घुस गया तो 6 है ना बचा जी। तो जो बचा वही ना इसमें जाएगा, तो 10 माइनस 4। अब यहाँ खड़े होइए, यहाँ इनकमिंग है कि आउटगोइंग, इनकमिंग है कि आउटगोइंग, इनकमिंग, ये आउटगोइंग लग रहा है जी तुमको।
तो यहाँ पे ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, तो यहाँ क्या होगा बताओ कितना, I2 प्लस होगा ना जी। खड़े हुई है, इनकमिंग है कि आउट गोइंग, आउट गोइंग, तो यहाँ क्या होगा बताओ कितना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ने पे बोलो जी, दोनों को जोड़िएगा तो माइनस आई जी प्लस आई जी तो कटिए गया जी, तो कितना बचेगा। आप जरा बताइए आई कितने भाग में बटा था, I1 और I2, तो दोनों भाग मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आई, है ना होगा जी। तो वितरण हमारा सही है कि गलत है जी, कैसे पता चला सही है, जितना गया था उतना निकल गया भाई, इससे पता चल गया कि वितरण हमारा क्या है जी, सत्य है। अब दूसरा चीज क्या देखना होगा जी, चलने का दिशा, बताओ कैसे चलना चाह रहे हो, इसमें कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज पहला वाला लूप में, और दूसरका में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तीसरा भी लूप है लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। अब चलिए जी पहले लूप में जाइए, लूप एक में कुल विभव का योग कितना होगा जी, 0। अब आप बताइए कैसे, तो यहाँ से चल के बताइए जी, यहाँ से चल के बताइए R1 में कितना वोल्टेज बोलो, R1 I1 प्लस में कि माइनस में, याद है ना कब माइनस कब प्लस, जो आप दिशा माने हैं उसी दिशा में धारा है तो प्लस, और नहीं तो माइनस। तो R1 में कितना होगा, I1 R1 या R1 I1 जो इच्छा हो तो लिखिए। आगे बढ़िए जी, क्या भेटाएगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना माने हैं RG, RG में बताइए वोल्टेज, प्लस में कि माइनस में, प्लस कितना IG RG। आगे बढ़िए भाई, कौन सा प्रतिरोध R3, R3 में बोलो जी प्लस वोल्टेज की माइनस, माइनस ना, आपका करंट ऐसे ना जा रहा है नीचे से ऊपर, और R3 में आ कहाँ से रहा है, तो उल्टा ना हो गया जी, बोलो जी जल्दी, बराबर कितना 0, ठीक है जी। अब देखिए हम एक लाइन यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जरा बताइए, यदि IG कितना हो जाए 0, तो बताइए तो इस समीकरण में क्या उड़ जाएगा, जाना है, जाओ ना तो जाओ, हाँ बोलो IG अगर 0 हो जाए चल जाओगे कि पहुंचवाना पड़ेगा, जाओ। क्या हुआ है, पेट दर्द कर रहा है? पेट साफ हुआ था सुबह, गैस निकल रहा है, तो अब क्या समस्या है, जाओ जाओ जाओ, पैसा कैसे हो गया, सुदर्शन किया है, नहीं किया है, देखो यहाँ पे देखो IG नहीं ना किया है, नहीं किया होगा। IG अगर 0 हो जाएगा तो बोलो जी क्या है, अगर IG को 0 कर दे तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, I1 R1, अब देखो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जरा बताइए हमको I1 भागा I2 कितना होगा जी, R3 भागा, इसको कौन सा समीकरण मान लिए जी, फर्स्ट। अब यही काम आप
दूसरका लूप में कीजिए तो जी बोलिए जी। R2 में बताओ, R2 में पॉजिटिव वोल्टेज होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा, वेरी गुड। बताओ कितना जी? ये ना जी। और आगे बढ़ो जी। Rg में बताओ, Rg में माइनस वोल्टेज प्लस Ig इंटू R4 में बताओ जी, प्लस वोल्टेज के माइनस प्लस ना, होगा। अब यहाँ भी हम एक लाइन लिख रहे हैं कि यदि Ig बराबर 0 है, बताइए जी क्या चेंजेस होगा? बताओ इसमें क्या बचेगा, बताओ यहाँ क्या बचेगा? माइनस I1 R2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? देखो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ, बराबर। अब जरा बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस नो में बताइए। अरे भैया ई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R4, माइनस माइनस कट नहीं जाएगा। आप जरा बताओ I1 भागा I2 कितना होगा? बोलो। R4 भागा कौन सा समीकरण है? अब आप जरा समीकरण 1 और 2 दोनों को देखिए और देख कर बताइए तो क्या सीखे आप? पहला का लेफ्ट वाला भाग और दूसरा का लेफ्ट वाला भाग क्या है जी? बराबर। तो राइट वाला भाग भी क्या होगा? तो बोलो कितना होगा? R3 भागा R1 बराबर R4 भागा R2, यानी R2 गुना R3 बराबर R4 गुना, देखिए तो सिद्ध हो गया कि नहीं जी? देखो ना जी, सिद्ध हुआ ना जी। तो आप बताइए कि और के ऊपर वाला सिद्ध किए हैं कि और के नीचे वाला? मैंने एक ही चीज है, लेकिन सिद्ध किसके मदद से किया है? नीचे वाला। यानी पहले अनुपात बराबर किया है कि करंट पहले 0 किया है? तो करंट 0 कर दिए तो देखो अनुपात बराबर हो गया कि नहीं? अब देखिए इस जो टॉपिक है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जी? IG है और अनुपात है, यही ना दो चीज है जी। तो IG यहाँ दिखाए हैं, अनुपात इसी का न लेना है जी। तो इसका अनुपात लेना है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात बां, रेशियो आर्म। अब अगर कोई आपसे कोई बच्चा बोलेगा कि भाई इसको अनुपात बां या रेशियो आर्म काहे बोलते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? वेट स्टोन नियम में रेशियो आर्म के प्रतिरोध का ही इस्तेमाल होता है और किसी चीज का नहीं। तो ये रेशियो आर्म है, तो ये भी क्या होगा? रेशियो आर्म। यानी आप नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो आर्म का अनुपात यदि बराबर होगा तो IG का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। छापिए जरा फटाफट ताकि अगला टॉपिक पढ़ाया जाए। अगला टॉपिक लिखिए जी, रियोस्टेट। रियोस्टेट देखने में कैसा लग रहा है जी? देखो तो बोर्ड पे उसमें क्या क्या दिख रहा है तुमको? सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर। और नीचे दो गोड़ा लगा हुआ है, गोड़ा, और गोड़ा में से तार निकला है। मान लो तुमको पंखा में क्या लगाना है? रियोस्टेट। तो पंखुआ को हई वाला तार में और हई वाला तार के बीच क्या कर दो? जोड़ दो। अब देखो सिलेंडर में तुमको क्या क्या दिख रहा है जी? हई जो दिख रहा है ना, हई वाला, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कुंडली। कुंडली मतलब क्या जी? कॉइल। तो ये सब प्रतिरोध कुंडली है, ठीक। हेकरा क्या बोलते हैं जी? स्लाइडर, ठीक। अब देखिए स्लाइडर को स्लाइडर काहे बोलते हैं जी? क्योंकि फिसलता है। जैसे यहाँ हाथ रखिएगा ये फिसल के कहाँ पड़ेगा? आगे।
तो मान लो यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो इतना दूर का रेजिस्टेंस कहाँ चला आएगा, सर्किट में। आप पीछे कीजिएगा तो उतना रेजिस्टेंस छूट जाएगा कि आ जाएगा, छूट जाएगा। यानी स्लाइडर को पीछे कीजिएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम, और स्लाइडर को आगे कीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है, अच्छा इसका चिन्ह क्या होगा जी, गैल्वेनोमीटर का चिन्ह पढ़े थे ना, तो उसी तरह इसका भी चिन्ह होगा। देखिए जी क्या चिन्ह है, बताओ। चिन्ह में किसका इस्तेमाल हम किए हैं जी, स्लाइडर का। हाई किसका इस्तेमाल किए हैं जी, क्वाइल का। इसमें कोई कष्ट है जी किसी को, परिभाषा लिखिए। रियोस्टेट नामक युक्ति से रियोस्टेट नामक युक्ति से हम प्रतिरोध की अज्ञात मात्रा को उत्पन्न कर सकते हैं। प्रतिरोध की अज्ञात मात्रा को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। लिखो जी, बोर्ड पे चित्र है जो फटाफट बनाओ जरा तुम लोग। फटाफट बनाइए। लिखिए जी, अगला टॉपिक लिखिए रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर चित्र बनाइएगा, समझिएगा। देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स नामक युक्ति से ज्ञात प्रतिरोध की मात्रा उत्पन्न की जा सकती है। ज्ञात प्रतिरोध की मात्रा उत्पन्न की जा सकती है। देखिए जी, इसमें क्या दिख रहा है जी, वो बक्सा दिख रहा है जी। बक्सा का पीछे वाला ऊंचा है और आगे वाला नीचा है। दूगो तार निकला है जी। इसी दूगो तार के मदद से किसको जोड़ देना है, आप जहां चाहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ना। उसके बाद क्या दिख रहा है जी, इसमें छेद है और छेद में क्या रहेगा, स्क्रू रहेगा। देख रहे हो स्क्रू, कितना स्क्रू दिखाए हैं जी, 2 गो, लेकिन रहेगा कहाँ, सब में रहेगा। अच्छा, सब छेदवा के बगल में कुछ लिखा है, देखो तो, कहीं 4 ओम लिखा है, कहीं 3 ओम लिखा है। अपना मन से लिख देना, जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही लिखो। अब देखो ये काम कैसे करता है। जैसे स्क्रू कहाँ लगाए हैं जी, देखो तो रहेगा सब में। अब मान लो 2 ओम जहाँ लिखा है ना, वहां का स्क्रू अगर निकाल देंगे तो कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, 2 ओम।
अब मान लो एगो 8 वाला निकाल लिए, एगो 6 वाला निकाल दिए, तो टोटल कितना उत्पन्न हो जाएगा? 14। मतलब समझ में आ रहा है जी? जिस छेदा का, जिस होल का आप स्क्रू निकालिएगा उतना प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। बस यही नियम है। अब सवाल क्या है जी? कैसे? सवाल ये है कि आखिर कैसे सर स्क्रू निकालने पे उतना प्रतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है? तो इसका जवाब देने के लिए आपको बॉक्स के अंदर देखना होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर जी? बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर जैसे इस छेदा को हम दिखा रहे हैं, इस वाले छेद को देखिए जी, ध्यान से देखिए, बताइए ये जो चित्र बनाए हैं ये बॉक्स के बाहर वाला बनाए हैं कि अंदर वाला जी? बोलो, ब्लैक वाला जो है बॉक्स के नीचे वाला भाग है कि ऊपर वाला? नीचे वाला। और ब्लू क्या है जी? ऊपर वाला। ये क्या है जी? प्लास्टिक। ये क्या है जी? धातु। और जो करियक्का वाला है ये क्या है जी? इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कुंडली। प्रतिरोध कुंडली जो सर्पी आकार का मैग्नीन नामक पदार्थ से बना है। ये जो काला वाला रेजिस्टेंस कॉइल यानी प्रतिरोध कुंडली देख रहे हैं वो किस आकार का है? सांप वाले आकार का, जलेबी के आकार का, सर्पी बोलते हैं इसको फिजिक्स में। और कौन से पदार्थ से बना है? एल्युमिनियम से, मैग्नीन से। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से कितना करंट आ रहा है? बोलो। मान लीजिए यहाँ से आई करंट आ रहा है। अब इस आई करंट को दो गो रास्ता मिलेगा, दो गो ऑप्शन है इसके पास। एक तो स्क्रू में जो क्या लगा है धातु, उससे होके गुजर जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है जी? कुंडली से होके जाए प्रतिरोध। तो करंट को क्या पसंद है, ज्यादा प्रतिरोध वाला रास्ता कि कम वाला? कम वाला। तो कहाँ कम होगा बताओ, करियक्का में कि बुलुक्का में? बुलुक्का में। तो यहाँ का जो धारा है वो कहाँ से होते हुए निकल जाएगा जी? स्क्रू से, धातु से। अब देखिए, मान लीजिए हमने इस स्क्रू को क्या किया जी? बोलो, निकाल दिया, ठीक। फिर करंट आ रहा है ना जी? फिर इसको दो ऑप्शन होगा, या तो हवा में जाए या तो कॉइल में जाए। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा जी, हवा का कि कॉइल का? हवा का अनंत होता है, तो ये सारा करंट हुआ कहाँ से होके गुजरेगा जी? कॉइल से गुजरेगा, तो कॉइल का प्रतिरोध भी यहाँ नहीं जाएगा जी। इसका मतलब स्क्रू जैसे निकालिएगा उतना प्रतिरोध आ जाएगा, स्क्रू डालिएगा उतना प्रतिरोध गायब हो जाएगा। तो स्क्रू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ का स्क्रू निकाल दिए, यहाँ का निकाल दिए, तो टोटल कितना उत्पन्न हो जाएगा? 5 ओम। खाली वही निकालेंगे तो 4 ओम। ये बात आई समझ में सबको कि स्क्रू निकालने पे काहे उत्पन्न हो जा रहा है? अब यहाँ दो गो सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है। पहला सवाल पूछता है कि मैग्नीन का प्रयोग क्यों किया आप? एल्युमिनियम लगा देते भाई, लोहा लगा देते, प्लास्टिक लगा देते। दूसरा सवाल पूछता है कि सर्पी के आकार का क्यों बनाए हैं कुंडली? आप प्लेन माला के जैसे बना देते हैं आप। तो चित्र बनाइए और दोनों के बारे में लिखिए। चित्र बनाइए जरा फटाफट, जल्दी हाथ चलाओ जी, जल्दी हाथ चलाओ।
बोलना भाई बोल। कोचिंग में ना पंकजवा से मिले के जानते रही, सबसे बढ़िया समय बा दोपहर में। हाँ हम रहते हैं तो तुम नहीं जा सकते हो, तो जान पहचान करवा देंगे। अभी लिखवाएंगे, देख 9 बजे आए हो तुम क्लास में। जाओ जाओ जाओ, लिखो जी लिखो। उसको बात करो तो नहीं हम, ठीक बा? ठीक है, लिखो जी लिखो, पहला नंबर लिखो। इसको निकलना है निकलिए, बाकी लोग लिखिए तब जाइए। पहला नंबर लिखिए, प्रतिरोध कुंडली मैग्नीन से इसलिए बनाया जाता है। प्रतिरोध कुंडली मैग्नीन से इसलिए बनाया जाता है लिख लीजिए यहाँ तक। प्रतिरोध कुंडली मैग्नीन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मैग्नीन का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। मैग्नीन का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा ये समझ में आ गया जी? तापमान आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, इसका प्रतिरोध हमेशा उतना ही रहेगा जितना था, जबकि चालक के साथ है ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर लिखे, प्रतिरोध कुंडली सर्पी आकार का इसलिए बनाया जाता है। प्रतिरोध कुंडली सर्पी आकार का इसलिए बनाया जाता है। प्रतिरोध कुंडली सर्पी आकार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस विशेष आकार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस विशेष आकार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। देखिए अगला अध्याय क्या है जी? चुंबक। वहां आपको बताएंगे कि सर्पी आकार यानी स्पाइरल सांप के आकार का बनाने के कारण कुल क्षेत्र शून्य क्यों हुआ। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि यहाँ सांप वाला आकार देने से क्या लाभ हुआ जी? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0, जिससे अन्य यंत्र को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, चलो।